Hello everyone, welcome all of you. In today's lecture, we are going to learn about the financial regulators in India. It means जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चलाने के लिए और उसके ऊपर पॉलिसीज बनाना, रेगुलेट करना, उसके ऊपर लागू करना ताकि किसी भी कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं और उनको हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग से रोल दिया गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसी की वजह से ये जो हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलरली चलता है और किसी भी कस्टमर को नुकसान नहीं होता है और अगर होता भी है तो वो इन ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करके अपने साथ में हुई किसी भी फ्रॉड के बारे में मेंशन कर सकता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी के बारे में, डेट इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, IRDAI के बारे में पढ़ेंगे, डेट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे FMC, डेट इज द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे PFRDA, that is a पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन सारे जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे इंडिया के क्या है, रेगुलेटर्स हैं, राइट। और ये जो रेगुलेटर्स हैं इनको एक पर्टिकुलर सेक्टर दिया गया है, जैसे कि आरबीआई को अगर बैंकिंग सेक्टर दिया गया है तो वैसे ही सेबी को मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आरबीआई कभी भी एसबीआई के इसमें इंटरफेयर नहीं करता है और एसबीआई जो है वो आरबीआई के वर्किंग्स में इंटरफेयर नहीं करता है। इसी तरह से ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं। तो अब आगे हम इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे। Okay, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द रेगुलेटर्स। ऐसे तो मैंने आपको बोल दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, राइट, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं जो अलग अलग मतलब पहले तो वो इंडिपेंडेंट है और एक अलग अलग सेक्टर का संभालते हैं। जैसे कि आरबीआई बैंक को संभालती है, इस तरीके से जो एफएमसी है वो कमोडिटी मार्केट को टेक केयर करती है। तो इस तरीके से वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं जो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके साथ में आई मीन टू से जो रेगुलेटर्स हैं उसके साथ में जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका भी मेन बहुत सारा रोल है। वो जो ये गवर्नमेंट हमारी इंडिया की है वो सब जगह अपना रोल प्ले करती है। इट मीन्स इस रेगुलेटर्स के साथ साथ में हमारे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है इन सबको रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर होता क्या है। पहली बात मैं आपको बता दूं, हर एक कंट्री का जो भी फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो हमारे कंट्री का, हमारी इकोनॉमी का क्या होता है, बैकबोन होता है। और वो हमारे इंडिया, अगर इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है तो वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साइमल्टेनियसली वो एक रिसोर्स हो जाता है काय के लिए जो सेवर है उनका एक्सेस मनी मोबिलाइजेशन करने का, और वो जो भी रिसोर्सेस मोबिलाइज होते हैं उसको ठीक से अलोकेट करने का। और एक पॉइंट आप स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, दैट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मेरा एक अलग से वीडियो है जिसके बारे में मैंने इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, मार्केट में क्या आता है और इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं इसके बारे में मैंने दी हुई है। मेन रेगुलेटर्स इन इंडिया कौन से हैं? सबसे पहले जो रेगुलेटर है वो है हमारा आरबीआई। नेक्स्ट जो है वो हमारा है सेबी, दैट इज अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज IRDAI, दैट इज अ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज FMC, that is a forward market commission. Next is PFRDA,
फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. TRAI, that is the Telecom Regulatory Authority of India. Next and last है CERC, that is the Central Electricity Regulatory Commission. So ये जितनी भी रेगुलेटर्स हैं, हर एक को एक एक सेक्टर दिया गया है संभालने के लिए. तो हर एक के पास में क्या सेक्टर है और कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, हम उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन लेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की. आपको पहले से ही पता होगा जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारी क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. ओके, ये जो आरबीआई है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. और ये जो सेंट्रल बैंक है वो इश्यू करती है, जरा ध्यान दीजिएगा, नोट्स. जितने भी नोट्स हमारे इंडिया में इश्यू होते हैं ऑल डिनोमिनेशन की, राइट, 1 रुपए का हो, 15-20 रुपए का हो, कोई भी डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं वो आरबीआई इश्यू करती है. और जो आरबीआई है, जरा ये ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल सिस्टम है पूरा हमारे कंट्री का उसके लिए गाइडलाइन बनाती है और उनको इंस्ट्रक्शंस देती है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ये मेन पर्पस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. Let us see the role of the RBI. First role is control the money supply. जितनी भी हमारे कंट्री में मनी का सप्लाई होता है उसके ऊपर कंट्रोल करती हैं. सेकंड जो रोल आरबीआई का है वो है मॉनिटर द की इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी एंड इन्फ्लेशन. जितना भी हमारे इंडिया की इंडिकेटर्स हैं उन सबको मॉनिटर करती है. नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट मेंटेन्स द पीपल्स कॉन्फिडेंस. मतलब कि लोगों का कॉन्फिडेंस वो मेंटेन करती हैं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि उन्होंने एक टूल प्रोवाइड किया है, ओम्बुड्समैन. इसका मतलब है कि अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी कंप्लेन हो तो वो अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है. तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे लोगों को बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस आता है. और उसके सिवाय आरबीआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर्मुलेटिंग द डिफरेंट पॉलिसीज लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, इन सब के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है. इसके बाद में हम सेकंड रेगुलेटर पढ़ेंगे, that is the SEBI, Security and Exchange Board of India, right? जो SEBI है उसका मेन जो हेडक्वार्टर है, राइट, वो मुंबई में है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग जो है वो 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी और बट उसको लीगल स्टेटस 1992 में मिला. ये जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. 1988 में वो एस्टेब्लिश हुई लेकिन उसको स्टेटस, लीगल स्टेटस जो है वो 1992 में मिला. नेक्स्ट इज उनकी जो रीजनल ऑफिसेस हैं 4 अलग अलग जगह पे हैं, जैसे कि एक है न्यू दिल्ली में, नेक्स्ट इज कलकत्ता में, नेक्स्ट इज चेन्नई में है और अहमदाबाद में है. तो इनकी 4 रीजनल ऑफिसेस हैं और इनका मेन काम है, ये जरा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. इनका जो मेन काम है रेगुलेट करना, किसको, सिक्योरिटी मार्केट्स को, एंड कीप द चेक ऑन द माल प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. मतलब कि जो भी गलत काम होता है मार्केट में उसके ऊपर चेक करना और जो भी इन्वेस्टर है अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना. किससे, फ्रॉड से, माल प्रैक्टिसेस से, गलत जो भी गलत प्रोमिसेस की जाती हैं उससे प्रोटेक्ट करना. This is the main work of the SEBI. Apart from that, let us see what are the role of the other roles of the SEBI. पहले वाला तो हमने पहले ही बता दिया है, protect the interests of the investor. Second जो regulate and control the business on the stock market and other security market, मतलब money market, capital market और जितनी भी market है उन सब का business control करना, fraud को stop करना और audit द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट. मतलब जो भी स्टॉक मार्केट काम करता है उस सबकी ऑडिटिंग करना, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं जा रही है, ये सब के ऊपर नजर रखना, कंट्रोल करना और गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ये सेबी का काम है. लेट अस मूव अहेड. वी आर लर्निंग टुडे द थर्ड वन, that is the IRDA,
फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA जो है उसका मेन काम है, सॉरी पहले तो उसका है जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, तेलंगाना में। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1999, मतलब 1999 में वो बनाई गई, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड जो हुई एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी वो हुई अप्रैल 2000 में। और इनका जो मेन काम है वो है जितनी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको डेवलप करना, राइट। दे वर्क एट रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस ये जो है ऑटोनोमी है, एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि ये एक खुद में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने खुद डिसीजन ले सकती है। और ये जो IRDA ये दोनों प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम जो नेक्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो है PFRDA। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। नाम ही सजेस्ट करता है, अगर आप नाम देखेंगे तो पेंशन के बारे में ये रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले ये एस्टेब्लिश हुई थी इन 2003 में, established by the Indian government and it is authorized by the finance ministry। मतलब कि इसको इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया पर अथॉरिटी किसने दी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी हुई है। ये हेल्प करती हैं प्रमोटिंग द इनकम सिक्योरिटी ऑफ ओल्ड एज, रेगुलेटिंग एंड आल्सो डेवलपिंग द पेंशन फंड्स। मतलब जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको पेंशन लगती है तो उनके पेंशन फंड के बारे में, उनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितनी पेंशन मिलनी चाहिए और क्या क्या न्यू स्कीम आनी चाहिए या क्या क्या न्यू स्कीम अवेलेबल है उसके बारे में सीनियर सिटीजन को बताना। और उन इस सारे जितने भी पेंशन अकाउंट है वो प्रॉपरली हैंडल किए जाते हैं कि नहीं, मतलब कि जो भी ओल्ड लोग हैं उनको पेंशन बराबर मिल रही है कि नहीं, टाइम पे मिल रही है कि नहीं, और अगर नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, ज़्यादा, मतलब जो भी कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इन सब के बारे में गाइडलाइंस बनाना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। लेट अस मूव अहेड। हमारा जो नेक्स्ट रेगुलेटर जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द FMC, दैट इज अ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेट अस सी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है वो किसके बारे में। सबसे पहले तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे मुंबई में है। नेक्स्ट इज इट इज एस्टेब्लिश इन 1953 अंडर द एक्ट ऑफ 1952 के एक्ट में, मतलब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एक्ट 1952 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुई इन 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी वर्किंग इन द कोलैबोरेशन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब कि ये और फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलजुल के काम करती हैं। इट रेगुलेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट regulate the commodity market in India, future market in India, right? और जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसके एग्जांपल है MCX, NCDEX, NMCE एंड एक्सेट्रा। अब कमोडिटी मार्केट के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कमोडिटी मार्केट के बारे में देना चाहूँगी। हमारे इंडिया में दो तरीके की कमोडिटीज़ बाइंग एंड सेलिंग की जाती हैं। एक होती हैं सॉफ्ट कमोडिटीज, मतलब कि सॉफ्ट कमोडिटीज मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, या वीट हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल के फ्लावर्स हो गए, तो ये हमारे क्या है, सॉफ्ट कमोडिटीज हैं। और इनकी जो ट्रेडिंग की जाती है उसको रेगुलेट करता है FMC, मतलब कि फॉरवर्ड मार्केट कमोडिटी कमीशंस। अब सॉफ्ट कमोडिटी के सिवाय एक दूसरी टाइप की भी कमोडिटीज होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज का मीनिंग होता है कि माइन, जो कि जमीन से निकाली जाती हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनकी भी ट्रेडिंग की जाती है। तो इनकी ट्रेडिंग भी रेगुलेट की जाती है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। रेगुलेट करना मतलब, वापस से मैं आपको समझा दूं कि इस हर एक मार्केट के लिए कुछ पॉलिसीज लगती हैं, कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ रेगुलेशंस लगती हैं, तो वो सब
फॉर्म करना रेगुलेटर्स का काम होता है। तो सेम थिंग कमोडिटी मार्केट को एफएमसी दैट इज अ फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेट करता है। नेक्स्ट रेगुलेटर हमारा जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म उसका है TRAI। आप नाम समझ पढ़ के ही समझ गए होंगे, टेलीकॉम मतलब जो आप फोन यूज कर रहे हो, राइट। तो वो फोन जो कम्युनिकेशन चलाता है चैनल, राइट, उसके ऊपर एक रेगुलेट होना चाहिए, उसके ऊपर रूल्स और पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो वो काम TRAI का है। Let us see more about the TRAI। ये एस्टेब्लिश हुई थी 20 फरवरी 1997 में। इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और अर्लियर इट वाज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि ये जो पहला ये जो रेगुलेट करने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, लेकिन अब ये अथॉरिटी किसको दी गई है? ट्राई को, दैट इज TRAI को, ठीक है। और इनका मेन काम है रेगुलेट करना टेलीकॉम सर्विसेज को, और टैरिफ, टैरिफ मतलब जो आप बिल भरते हो, राइट, और उसके ऊपर जो टैक्स भरती है पड़ती है, ये सबको रेगुलेट करना TRAI का काम है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेलीकम्युनिकेशन एंड DTH ऑपरेशंस इन इंडिया। मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन को भी ये रेगुलेट करता है, और DTH के ऑपरेशंस इन इंडिया को भी वो रेगुलेट करता है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर रेगुलेटर। हमारा जो नेक्स्ट रेगुलेटर है दैट इज CERC। फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसको रेगुलेट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करेगा। हम जितना भी बिल भरते हैं, जो भी काउंट्स आते हैं, पॉइंट्स आती हैं, तो वो बरोबर है कि नहीं, हर एक के ऊपर ठीक से everything is on the place or not, it is a duty of a CERC to check out, right? ये जो CERC है वो सेटअप हुई थी इन 1998 में, राइट। ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी करके एस्टेब्लिश हुई थी, और ये वर्क करती है कॉजी जुडिशियल स्टेटस के अंडर काम करती है। इनका मेन काम है प्रमोट द कंपटीशन, एफिशिएंसी, इकोनॉमी इन द बल्क पावर मार्केट, इम्प्रूव्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सप्लाई, राइट। इसके ऊपर ये काम करती हैं। प्रमोट्स द investment and advise government on the removal of the institution barriers to bridge the demand and supply gap of the electricity in the interest of the consumer। ये जो भी काम करती हैं उनका मेन मकसद क्या होता है कि वो कंज्यूमर को क्या दे सकें, प्रोटेक्ट दे सकें, ताकि कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी यूज करते समय, पावर यूज करते समय किसी भी माल प्रैक्टिसेस का सामना नहीं करना पड़े। ये हो गया स्टूडेंट पूरे आपके जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उसके बारे में डिस्कशन हो चुका। हमने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जाना, कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, RBI हो जाए, IRD हो जाए, FMC हो जाए, तो और या इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो जाए, तो इन सब का क्या काम है इस बारे में हमने पढ़ा। इसके सिवाय अगर स्टूडेंट आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो आपको मैं एक जनरल नॉलेज की पॉइंट में बताऊंगी। लिस्ट ऑफ चेयरमैन्स। सबसे पहले तो ये जो जितनी भी लिस्ट ऑफ चेयरमैन है उसके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में जाने से पहले। ये चेकआउट कर लीजिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे उससे 1 महीना पहले ये जरा नाम क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी पर्सोनल्स हैं रहते हैं, जो भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का गवर्नर रहता है, वो दे कीप ऑन चेंजिंग। सो एट प्रेजेंट जो है, जो RBI है उसका जो चेयरमैन है वो है शांति कांता दास। SBI का जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी। IRDAI हमारे इंडिया का जो IRDA है उसका चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंथिया। PFRDA इसका चेयरमैन है सुप्रीतम बंडोपाध्याय। FMC इसका जो चेयरमैन है वो है रमेश अभिषेक। TRAI जो है उसका चेयरमैन है राम सेवक शर्मा।
CERC जो है वो उसका चेयरमैन है प्रदीप कुमार पुजारी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में जाने से पहले प्लीज आप एक बार ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि अब ये चेयरमैन कौन है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत कुछ पूछा जाता है। अब 2-3 मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी और जिसके आंसर भी देना चाहूंगी, और उस क्वेश्चन और आंसर में थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज है वो एनहेंस होगा, बढ़ेगा, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हु रेगुलेट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब कि हमने हर एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितनी भी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रेगुलेटर जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनको कौन रेगुलेट करता है हमने वो देखा। लेकिन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपको मालूम है जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल मार्केट में इश्यू होते हैं उनको रेट दिया जाता है, और उनको रेट कौन देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इन इंडिया उनको कौन रेगुलेट करता है? आपके पास में 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकंड है आरबीआई, थर्ड है क्रिसिल, फोर्थ है CIBIL, दैट इज अ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये जो क्रिसिल है, जो सी ऑप्शन है, उसको सबसे पहले हम लोग रूल आउट करेंगे, क्योंकि ये जो क्रिसिल है वो इटसेल्फ क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो ये नहीं हो सकता है, राइट। आरबीआई को भी हम लोग सेकंड रूल आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आरबीआई के बारे में आपको बताया, और आपको पता भी होगा कि ये सिर्फ बैंक को, प्राइवेट बैंक को, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, शेड्यूल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, उसको रेगुलेट करती हैं, राइट। तो अब बच गया सेबी और CIBIL। ये जो CIBIL है, ये जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, मतलब ये इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन है वो जेन्युइन है कि नहीं है उसके बारे में है। तो बाकी बच गया क्या? सेबी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है सेबी। इसका मतलब आपको एक नॉलेज और मिल गया कि सेबी ना सिर्फ स्टॉक मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, पर वो हमारे जितनी भी इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। स्टूडेंट प्लीज कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है एक बार आप गूगल कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा उन सबको भी कौन कंट्रोल करता है। सेबी करता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए अगर कहीं पे आरबीआई नहीं है, उसकी ऑफिस नहीं है, तो उस समय उस जगह, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, या उस पर्टिकुलर एरिया में कौन वर्क करता है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इससे डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो इनहेंस होगा। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और थर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसका भी आंसर आपको ढूंढते समय सबसे पहले तो इसको रूल्ड आउट कर दीजिए, क्योंकि ये नाम ही सजेस्ट करता है इंटरनेशनल। वर्ड इंटरनेशनल मतलब कि उसको हमारे इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। सेम थिंग नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी आप रूल्ड आउट कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने आपको पहले ये बताया कि जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उसके साथ साथ में ये भी काम करता है। इसका मतलब क्या? ये कभी भी आरबीआई के लिए एजेंट का काम नहीं कर सकता है, राइट। सेम थिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसको भी हम लोग रूल आउट करेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो किसी का भी एजेंट नहीं हो सकता है। तो बाकी बच गया क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। सो इस तरीके से आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप ऐसे नॉर्मल एग्जाम भी लिख रहे हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस वे स्टूडेंट वी आर टुडे डिस्कस एंड लर्न अबाउट द डिफरेंट रेगुलेटर्स क्या होते हैं, उनका मेन काम क्या है, और हर एक रेगुलेटर को क्या पर्टिकुलर एरिया दी गई है जिसमें उसको अपने रूल्स, उसके लिए रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं। इन सब के बारे में हमने सीखा। थैंक यू।